अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से लेक्चर नंबर 28 के अंदर केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझा था एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को एक मरतबा आप लोगों को रिकॉल करवा दूं और उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो वहाँ पर जो एटम का साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा होता है, एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो चूँकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं। तो यही वजह है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एटम के साइज़ का जायज़ा लेंगे तो वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो बेटा नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन है, और वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है आयनिक रेडियस। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है? आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या चीज़ है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जब कभी भी, और यहाँ पे जो आयनिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं वो कैट आयनिक रेडियस है। कैट आयनिक रेडियस से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज अपेयर हो जाता है, और उस चार्ज पार्टिकल को नाम दिया जाता है आयन का। हम इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक मेटल्स। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, और हम मेटल्स के बारे में ये जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही जानते हैं। तो जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कैट आयन। और कैट आयन बजाते खुद पॉजिटिव होता है, और ये अट्रैक्शन शो करवाता है नेगेटिव की तरफ, और जब भी उसको बोला जाता है जो मेटल की रॉड बैटरी के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है उसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की तरफ हमेशा जाती है पॉजिटिव वाली चीज़। तो कैट आयनिक रेडियस इस टाइम पे हमें डिस्कस करना है। तो अगर मेटल्स के ऊपर मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो लॉस करने से उसके ऊपर आ जाता है एक चार्ज, और चार्ज आ जाने की वजह से उसे बोला जाता है कैट आयन। इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज, जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा? लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी अगर हम इसका जायज़ा लें, बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी, ये पहले हमने लिखा था एटॉमिक रेडियस, अब इसकी जगह पे आ गया आयनिक रेडियस। आई आर मैंने लिख दिया। आई आर का मतलब आप लोगों को पता होगा कि आई आर का मतलब होता है आयनिक रेडियस। बेटा सब ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी जब हमने इसका जायज़ा लिया तो हमें यह पता चला कि आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस भी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने से आयनिक रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। एक रीज़न इसका ये भी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाएंगे तो न्यूक्लियस की ताकत मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीच में थे प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन हुआ ये कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? लॉस हो गए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने से अब न्यूक्लियस की ताकत और बढ़ चुकी है, और वो डबल ताकत के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, जिसकी वजह से जो एटम का साइज़ है, जो आयनिक साइज़ है, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये बातें, इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। यही रीज़न आयनिक रेडियस के हिसाब से भी है, और एटॉमिक रेडियस के अंदर भी यही चीज़ आप लोगों ने वहाँ पे लिखनी होगी। अब यहाँ पे एक रीज़न पूछा जाता है, वो रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि क्या रीज़न पूछा जाता है। या
देखो ये इस तरीके से सवाल पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं कि उसमें दिया हुआ होता है कि आप इसका आंसर करें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 रीजनेबल क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए होते हैं। तो एक सवाल है, वाई सोडियम पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। क्या वजह है कि सोडियम का जो आयन है वो तो साइज में छोटा होता है अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, या वाई कैटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। क्या वजह है जो आयनिक रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में या न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चूँकि सोडियम का भी यहाँ पे तस्करा किया है तो सोडियम के हवाले से भी एक बात कर लेते हैं। देखिए सोडियम के पास जो है वो आपके पास ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये आ गया हमारे पास इसका तीसरा शेल। देखिए ये बात आप जानते हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पहले शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए दूसरे शेल के अंदर, और एक आखिरी इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया यहाँ पे थर्ड शेल के अंदर, आपके पास आ गया लास्ट इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे आ गया, लास्ट इसमें आ गया आपके पास। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हमें डिस्कस करना है कि क्या वजह है कि जो सोडियम एटम है उसका साइज़ बड़ा है और सोडियम आयन का साइज़ छोटा है। तो इसी से समझ लेते हैं, सोडियम की एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके पास आ गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का न्यूट्रल एटम है। अब जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, मिसाल के तौर पे Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, F के साथ बॉन्ड बना रहा है, I के साथ बॉन्ड बना रहा है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बेटा ये क्या है, इसका न्यूट्रल एटम। बहुत अच्छे तरीके से इसको तसल्ली के साथ समझे, पेपर में लाजमी, पेपर के अंदर बहुत मरतबा पास पेपर में आया हुआ है, आप देखेंगे पास पेपर तो आपको समझ आएगा। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने चूंकि लॉस कर दिया है तो ये अब इसका कैट आयन बन चुका है, Na पॉजिटिव बन चुका है, कैट आयन। ये कैट आयन है किस चीज का, ये कैट आयन ऑफ सोडियम। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए हैं। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। पहले न्यूक्लियस पे मान लो कि 11 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि लॉस कर दिया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 आपके पास हो गए प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट में आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन। चूंकि 1 प्रोटॉन ज़्यादा है लिहाजा इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो इसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते, इसके ऊपर +2 चार्ज आता। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो इसके पास 3 प्रोटॉन रिजल्ट में ज़्यादा होते और इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है, जैसे कि बाकी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में देखने में ये चीज़ आती है। तो इसके अंदर आप रीज़न क्या लिखोगे, इसके अंदर रीज़न आप यही लिखोगे कि जब आपके पास कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन में कन्वर्ट होता है तो या तो वहाँ पे शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, या दूसरा रीज़न इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि पहले प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी ताकत आपस में सेम थी तो वो अट्रैक्शन थी उनके दरमियान कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो न्यूक्लियस की पावर तो वही है पुरानी वाली, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ताकत कम हो चुकी है। तो प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत के साथ खींचेंगे अपनी तरफ, और जब ज़्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर होगा ये कि एटम का साइज़ जो है, जो आयन का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रीज़न आप इसके अंदर लिखोगे आयनिक रेडियस के अंदर, यहाँ से रीजनिंग आती है और ये आपके पास
डिस्कस द ग्रुप एंड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस, उसमें यही बातें आपने लिखनी होंगी। टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद ये है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, जो ताकत होती है, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द पावर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा वो है फ्लोरीन और उसकी वैल्यू है 4। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम 0.7, सीजियम भी है, फ्रांशियम भी है, तो F इज इक्वल्स टू 4, सीजियम इज 0.7। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सीजियम विच इज 0.7। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं उसको। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये मैं अभी आपको ग्रुप का बता रहा हूँ कि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बेटा क्या होता चला जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। और ये बात हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटम का साइज बढ़ता है। न्यूक्लियस 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 में पॉजिटिव होता है, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बेटा एटम का साइज क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, बढ़ रहा होगा। ये वाली सारी चीज़ इसके अंदर होती है। लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो है वो साइज इंक्रीज होता है इसका। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा। ये किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है। भाई कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को? क्या पहला वाला एलिमेंट इसे अच्छा खींचेगा, दूसरा वाला, या तीसरा वाला इसे अच्छे से खींचेगा, चौथा वाला, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से। भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। क्या पहला वाला इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा, दूसरा वाला? मैंने कहा यार ये आयरन का पीस है और ये मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज पीस ऑफ आयरन। किस केस के अंदर आपके पास इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? क्या जब इनको मैंने यहाँ रखा हुआ है अब अट्रैक्शन ज़्यादा है, अब खिंचाव ज़्यादा है, अब खिंचाव ज़्यादा है, अब खिंचाव ज़्यादा है, या अब खिंचाव ज़्यादा है, या अब? किस केस के अंदर वो हाथ से छूट गया? तो किस केस के अंदर आपके पास इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? किस केस के अंदर? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है या जो एक ताकत होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखने में ये आ रहा है कि यार पहला एलिमेंट चूंकि करीब है, करीब होने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E.N इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खिंचाव ज़्यादा है, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कम हो गई, थोड़ा सा और आगे गए तो और कम होना शुरू हो गई, फिर और कम होना शुरू हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम 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 होती चली जा रही है। पहले एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है, और जब एटॉमिक रेडियस कम होगा तो पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ठीक ठाक ज़्यादा होगी। दूसरे में आ जाएंगे तो इसके अंदर आपके पास चूंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है, एटॉमिक रेडियस के बढ़ जाने से पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी।
थर्ड केस के अंदर ये दूरी और बढ़ जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम। तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये बात हम अब जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये रीजन आप इसके अंदर मेंशन करोगे। अच्छा, ये हो गई एक बात इसकी। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात ये है कि जब कोई भूला भटका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आन पहुँचेगा तो ये भी तो इसे खींचेगा अपनी तरफ। कौन ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा अपनी तरफ? क्या पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा? कौन भाई? ये आखिर वाला ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। आखिर वाला ज़्यादा तेज़ी से क्यों खींचेगा? ये अभी इस टाइम पे मैं मेटल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम आएंगे तो लेफ्ट टू राइट आने पर जो है वो आपके पास एक चीज़ आप नोट करें, यहाँ एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम और कम। जितना कम एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ज़्यादा ही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो आप यहाँ पे देख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो आप ये एक रिलेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एटॉमिक रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमें नज़र आ रहा है, या जो एक रिलेशन मैंने यहाँ पे बनाया है इसका, वो बनाया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है कि अगर आप एक चीज़ की मिकदार को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी, दूसरी मिकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, या एक चीज़ की क्वांटिटी को आप कम करोगे दूसरी चीज़ की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये है इसका सिलसिला। अच्छा, अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया, एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया, आयनिक रेडियस क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं विच इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी बेटा इसे नाम दिया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है? ठीक है, देखें बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? पहले इसको समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक कोई एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाऊं। तो इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए मैंने क्या काम किया? मैंने इसे हीट प्रोवाइड की। बेटा जब एटम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये एनर्जी जब बढ़ेगी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट से मुराद ये है कि न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पे चला जाएगा। अब भी इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान कुछ ना कुछ राब्ता है, नज़र आ रहा है। मज़ीद एनर्जी दी, थोड़ा सा और दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और दूर चला गया। अब इतना दूर चला गया है कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान जो कनेक्शन था वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। मिसाल के तौर पे वाईफाई की डिवाइस रखी हुई है, मैं उसके करीब बैठा हुआ, मुझे सिग्नल आ रहा है। मैं जैसे जैसे दूर जाता चला जाऊंगा मेरा सिग्नल वीक होता चला जाएगा, और एक ख़ास दूरी पे जाने के बाद मेरा जो कनेक्शन है, जो मेरा लिंक था,
जो डिवाइस के साथ, वाईफाई डिवाइस के साथ, वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से किसी न्यूट्रल एटम को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि अब इस जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। तो किसी भी एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे नाम दिया जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है उसको भी रिमूव करवा रहे हैं तो उसको रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी को नाम दिया जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली थर्ड को रिमूव करवाने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का उसको नाम देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन समझा दी कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मेजर्ड इन किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल में भी मेजर करते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल में भी इसको मेजर किया जाता है। नॉर्मली किलो जूल्स पर मोल ही आपको हर जगह यूनिट इसकी नज़र आएगी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखिए मैंने आप लोगों को बेस जो पहला लेक्चर मैंने इसका आपको दिया था उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अब आपने ये बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान है और किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल है। आप इसका एक सरसरी से जायज़ा ले लें और जायज़ा लेने के बाद मुझे बताइएगा। ये मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, बात समझानी असल चीज़ है कि बात आपको समझ आ जाए। 100% ना सही 70% भी अगर बात समझ आ जाती है तो इट्स मोर देन इनफ। फिर आप जब उसको याद करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जब बंदा याद कर रहा होता है उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होती हैं जब खुद पढ़ने के लिए बैठोगे। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन बआसानी रिमूव करवा सकोगे आप? चलें सोचें और बताएं किसका इलेक्ट्रॉन बआसानी आप रिमूव करवा सकोगे। पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से आप रिमूव करवा दोगे? भाई पहला तो जो केस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फासला कम है। जितना फासला कम होगा प्लस और माइनस के दरमियान उतनी ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, इसमें कम देनी पड़ेगी क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ रहा है। तीसरे में ये फासला और बढ़ रहा है, चौथे में और फासला बढ़ रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि एटम का जो रेडियस है वो बढ़ता चला जा रहा है। एटम के रेडियस के बढ़ने से पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान का फासला भी बढ़ता चला जा रहा है और जब ये फासला बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। इसके नीचे आप आओगे, इसके बाद वाले एलिमेंट पे आप आओगे, उसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरे में और कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि प्लस और माइनस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। और नीचे जाओगे और डिस्टेंस बढ़ेगा प्लस और माइनस के दरमियान। जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है हमारी अपनी खुद से बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म से IP। यहाँ पे IP ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, और कम 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 होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चूंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा बेटा? लेफ्ट टू राइट में चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम होता है और जब एटॉमिक रेडियस कम होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान का फासला कम हो गया। जब फासला कम होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन में आप लिखोगे इंक्रीज। क्या लिखोगे? इंक्रीज। यहाँ पे एक रीज़न ये पूछा जाता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वाई second ionization potential is higher than first ionization?
भाई जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे, मान लो कि 2 पॉजिटिव हैं, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, सही है, पहला दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, एक पॉजिटिव इसे खींच रहा है, दूसरा पॉजिटिव इसे खींच रहा है, मान लो मिसाल के तौर पे जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो गया तो अब बचा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, वो 2 के 2 प्रोटॉन अब इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसके रिजल्ट में होगा ये कि आपके पास एटम का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो साइज रिड्यूस हो गया, एटम का साइज रिड्यूस हुआ तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही वजह है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और पहले वाले को थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक इसमें रीज़नेबल क्वेश्चन पूछा जाता है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।